मंसूर साहब, इस वक्त सूरत हाल हम देखते हैं कि 28 फरवरी की जंग अब छठे महीने में दाखिल हो चुकी है और कभी लगता है कि बस ख़त्म होने वाली है, कभी लगता है नहीं, कभी जंग की बात होती है। अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था बड़ा खौफनाक, वो जो एडमिरल कूपर हैं, ब्रैड कूपर, सेंटकॉम के चीफ़ के, जी हम पूरी अस्करी ताकत के साथ हमला करेंगे, तो उनको कंट्रडिक्ट कर दिया उनके अपने चीफ़ ऑफ स्टाफ जो है, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ ने। और साथ ही जेडी वैंस ने भी कहा कि जी लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छी बात उधर से भी हुई तो मुश्ताक पेशकियान साहब सदर हैं, उन्होंने बातचीत से मसला हल हो सकता है, तो लड़ाई क्यों की जाए। मेरा सवाल आपसे है कि अब इतवार को जंग बंदी का टाइम ख़त्म हो रहा है जो 60 दिनों का था। अभी आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो 3 मुल्कों का इत्तेहाद बना है डिफेंस का, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब का, ये कहा जा रहा है कि ये भी ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या अमेरिका इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ लफ्ज़ यूज़ किया गया जो मेरी तरह है कि क्विक डील हासिल की जाए, मसले को ख़त्म किया जाए। आपको लगता है कि इतना मामला आसान है या ये ड्रैग करेगा? देखिए जी, इस वक्त मैं समझता हूँ जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें दोनों फरीक जो है ना वो तकरीबन अपने उसी यानी बैक टू स्क्वायर वन दिखाई दे रहे हैं जहाँ से ये मामला सारा स्टार्ट हुआ था। क्योंकि ईरान जो है ना तो वो अपने मौक़िफ़ से बच करने के लिए तैयार है, और इसी तरीके से अमेरिका जो है वो भी अपने हॉर्मज़ के हवाले से अपने क्लेम्स जो हैं उससे, बल्कि उसके अंदर नई चीज़ें जो है पॉप अप हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त वो चीज़ें कि जो एग्री की गई थी, ख़ासतौर पे वो जो 14 नुकात की शक्ल में एक ब्रॉड फ्रेमवर्क की सूरत में, उस पर प्रोसीड करने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पे अपने लिए कंपनसेशन मांगना शुरू हो गए हैं। न सिर्फ इस जंग के हवाले से बल्कि गजा जंग के, बल्कि उससे बढ़कर वो मुख्तलिफ जो जहाज़ गिरते रहे हैं माजी में, कोई शूट करता रहा है ईरान, उनके मुसाफिरों के हलाक शुदगान की कंपनसेशन भी क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर चीज़ें बजाय नैरो डाउन होने के वो उसका स्पेक्ट्रम वसी करते जा रहे हैं, और ऐसे कंटेंशियस इशू के जिनका हकीकी मानों में कोई सोल्यूशन फी ज़माना वो तलाश नहीं किया जा सकता, स्वाय इसके कि चीज़ों को ड्रैग किया जाए। इस वक्त ईरान के अंदर भी एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा मौजूद है कि जो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मुद्दत सदारत बाकी है उस पूरी के अंदर इस पूरे इशू को ड्रैग किया जाए, किसी न किसी तरीके से टाइम गेन किया जाए। उनके ज़हन में ये रीडिंग है कि शायद आने वाली जो हुकूमत है या जो आने वाला व्हाइट हाउस का मेहमान है या मेज़बान है वो शायद इनसे मुख्तलिफ हो। हालांकि उनके इल्म में होना चाहिए कि माजी में जितनी भी हुकूमतें रही हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स की हो, रिपब्लिकन्स की हो, ईरान के हवाले से उनकी पॉलिसी सेम रही है, और ख़ास तौर पे जो पाबंदियां लगी हैं वो मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में लगती रही हैं, जिसका शासाना इस वक्त अच्छा ईरान भुगत रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मंसूर साहब एक चीज़ बताइएगा, तमाम तर ज़ाती तौर पे भी और पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ आपने देखा है पहले दिन से लड़ाई में ईरान के साथ रही हैं, चाहे भी उनके मुखालफिन भी हैं। अमेरिका में आप देख लें कितनी तेज़ी के साथ ओपिनियन बनी है कि ये जो वॉर ऑफ चॉइस थी ये इसराइल के लिए लड़ी गई, अमेरिका का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं, नेशनल ह्यूमिलिएशन लेके आए हैं, मिलिटरली डिफीट लेके आए। आप नहीं समझते, मैं ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि ये जो 14 पॉइंट थे ये 12 पॉइंट मान लिए गए थे ईरान के, और फिर उस हवाले से लगता था कि मामला ठीक हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि सुप्रीम लीडर के जब उनको दफनाया जा रहा था, उनकी आखिरी रसूमात हो रही थी, बग़ैर किसी प्रोवोकेशन के आपने देखा कि ईरान ने कतर के और सऊदी अरब के ऑयल वेसल पे हमला किया, उससे ओपिनियन ईरान के ख़िलाफ़ भी हुई। आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा सख्त रवैया भी ईरान का जो उनके हक़ में जा रहा था वो उनसे दूर हुआ है? ठीक है, इस वक्त पब्लिक ओपिनियन तो उनके हक़ में ही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है वो टाइमिंग में ईरान ने देर कर दी। जी जी, बिलखुसूस आप देखिए जिस जनाजे का आप रेफरेंस दे रहे हैं, उसके बाद से ईरान को जो एक इंटरनली बूस्ट मिला, उनका जो मोरल बूस्टिंग हुई, और ख़ासतौर पे डिप्लोमेटिक उनको एक सपोर्ट मिली उस जनाजे के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों की शिरकत के हवाले से, तो ईरान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ है, और उस ज़मन में वो मैं हरमज़ के हवाले से ओवर ऑब्सेशन का शिकार दिखाई देता है। यही वजह है कि उन्होंने एक मामूली सी भी वायलेशन जो है उसको बजाय उस प्रोसीजर के तहत हल करने के जो उस जो 14 नुकात है उसके अंदर तय किया गया था कि हॉटलाइन टाइम है, वहाँ पे कोई शिकायत की जाए, बताया जाए, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन जो है उसमें बिलीव किया, और उसके नतीजे में चीज़ें यकीनन फिर ऐसे मफाद पर आ गई। क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो चाहते हैं कि कोई ऐसी वायलेशन वो करें जिसको बहाना बना के ईरान पर दोबारा से जंग जो है वो अनलीश की जाए और उसको नुकसान पहुँचाया जाए। अब ये वो एक मैं समझता हूँ बेसब्री का मुजाहरा जो किया गया है, क्योंकि ईरान को शायद इस बात का खदशा है कि शायद अमेरिका का ये जो रेटोरिक है, जो नैरेटिव है, खासतौर पे जो एक्शन मिलिट्री, उसके नतीजे में कहीं उनका ये जोग्राफिया बिल्कुल से जो आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक जो उनका एज है उनसे देखिए मंसूर साहब, ये तो अमरीकी अखबार आप देख लें,
लेटेस्ट जो पिछले 2 दिन के अखबारात की खबरें मैंने न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल की देखी हैं, बीबीसी की रिपोर्ट, गार्डियन भी यही कहता है कि अब जंग वाली सूरत हाल तो शायद अमेरिका को वारा ही नहीं खाती, वो इस काबिल ही नहीं है। एक तो कहते हैं स्टॉक पाइल तेज़ी के साथ उनके ख़त्म हो रहे हैं, दूसरा ये है कि अब जंग अगर ये रहती है तो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन और ख़िलाफ़ होगी। आप देखें रोज़ाना एक बयान देते हैं कि जिस दिन जंग बंद होगी तेल की कीमत कम हो जाएगी, प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बिगड़ी थी, बदलने की कोशिश की जा रही है? मोहसिन नकवी साहब जिस तरीके से अभी आप देखें दौरा करके आए, फील्ड मार्शल साहब का कहा जा रहा है पैगाम पहुँचाया, और यही अब कहा जाता है कि फील्ड मार्शल साहब तो कुछ लोग तो कहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे वो अपना ईरानी लीडरशिप के साथ भी राब्ते में, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ भी। आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद, इस दौरे के बाद कुछ लगता है कि कोई आपको नज़र आता है कि सिल्वर लाइनिंग या मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक ईरान पैदा करेगा, और जो दावत इसहाक़ साहब ने दी है उनको, काली बाग साहब को और इराक़ी साहब को इस्लामाबाद आएँ, उसके लिए कोई राह हमार हो सकती है? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ जो ईरान का मौक़िफ़ है उसमें नरमी आना एक नागुज़ीर बात है, और ख़ास तौर पे ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, जिस अंदाज़ से डिप्लोमेटिक चीज़ें चल रही हैं, उसके नतीजे में यकीनन ईरान को यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, ये जो डिफेंस पैक्ट किया गया है ये किसी के खिलाफ नहीं है, ना तो ईरान के खिलाफ है, क्योंकि इस वक्त वेस्ट के और इसराइल के बाज़ हल्के इससे सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये 3 सुन्नी स्टेट्स आपस में मिल गई हैं और ईरान को बीइंग एक डिफरेंट सेक्ट के फॉलोवर उनको कंटेन करने की या उनको इंसर्कल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ईरान को ये बात बताई जा रही है कि ये माहिदा जो है, अगर आप इसमें शरीक होते हैं तो आप ही का वो मौक़िफ़ रीइंफोर्स होता है कि जिसके नतीजे में आप बड़ी पुरानी ख्वाहिश रखते हैं कि अमेरिका इस खत्ते से चला जाए और अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर ले, तो वो रातों रात तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसा मैनेजमेंट किया जा सकता है कि जिसके नतीजे में रीजन का जो सिक्योरिटी पैराडाइम है वो किसी न किसी तरीके से शिफ्ट होना शुरू हो, उस पर दीगर ममालिक में अगर शरीक हो जाते हैं, तो ऐसे में अमेरिका के पास या खासतौर पर इन मुल्कों के पास कोई ऐसा जवाब नहीं रह जाता कि वो इतनी बड़ी स्पेंडिंग जो है एक ऐसी सूरत में कर रहे हों कि जिसका उन्हें इन द लॉन्ग रन जो है कोई फायदा भी नहीं है, वो एक लायबिलिटी के तौर पर अमेरिका यकीनन। अच्छा जावर साहब, ये भी मंसूर साहब एक बात की जाती है, ठीक कह रहे हैं आप, ये भी बात की जाती है कि असल बेनिफिशरीज जंग के जो है ना वो चाइना और रशिया हैं। अब ये कहते हैं कि ये सिलसिला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो कहा जाता है कि 2023 में जब प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने जो दौरा किया था मॉस्को का और प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई थी, ये कहते हैं वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। 2023 में आपने देखा रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो $3 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, शुरू किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि जी ग्लोबल नॉर्थ जो है ना वो डिक्लाइन कर रहा है, ग्लोबल साउथ वो जो है ना उभर रहा है। आपको लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वाकई अब चाइना और इसके बाद मॉस्को और बाकी मालिक भी सामने आएंगे, और जिस तरीके से यूएन की एक सैड डिमाइज बाज़ार हो रहा लग रहा है, नेटो क्रम्बल कर रहा है, अमेरिका वो अब सिर्फ अपने वेस्टर्न एमसीएफ की तरफ जा रहा है, अब तो कह रहे हैं ये क्यूबा में रजीम चेंज की बातें वो कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये अब वाकई ग्लोबल साउथ उभर रहा है और इसके बेनिफिशरी और चाइना और रशिया हैं? जी देखिए, खासतौर पे भी जो रिसेंटली एक जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है उसके हवाले से जो खबरें पिछले दिनों बड़ी गर्म थी कि उसको एक्टिव करने की कोई मुतबादल के तौर पे, तो वो भी एक लिहाज से बड़ा चैलेंज है, खासतौर पे ये जो चाइना का 1 रोड 1 बेल्ट वाला जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से। तो उसको तो जो गजा जंग है उसके नतीजे में बिल्कुल वो तलपट हो गया। 3 दिन पहले वो उसको लॉन्च किया गया था और उसके बाद आपने देखा कि वो आपको इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ईरान की जो इनिशिएटिव इस वक्त जारी है वो इस नौइयत के प्रोजेक्ट्स को दोबारा रिवाइवल का मौका दे रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ अगर बंद होती है तो ये मुतबादल रूट्स इस वक्त एक सऊदी अरब के अंदर वो जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसको रिवाइव करने की बातें हो रही हैं, फुजारा पोर्ट को रिवाइव करने की। इस पूरे क्राइसिस के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस वक्त हकीकी मानों में ईरान लूजर है। यकीनन इस वक्त ईरान जिन मुल्कों से चाइना जिन मुल्कों से तेल लेता है उसमें सबसे बड़ा खुद ईरान है, और इस वक्त जो बंदिश कर रखी है, ब्लॉकेट लगा रखा है अमेरिका ने, उसके नतीजे में ईरान अपना तेल। जी मंसूर साहब, ये मेरा ख्याल है ये बहुत ही अहम नुक्ता आपने बताया है कि मामला जो आबनाए हुर्मुज़ पे रुका हुआ है। अभी देखें जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि जी एक नए रूट्स की बात हो रही है रेड सी में और बाकी जगहों पे बातें हो रही हैं कि शायद 2 साल लग जाएं, लेकिन ये ईरान के ऊपर जो कहा जा रहा था कि जी ये एक फोर्स
टोल की बजाय उनको रज़ाकाराना तौर पे वो टोल ले लें, जो कहा जाता है बुनियादी तौर पे ईरान और ओमान के दरमियान एक मायदा हुआ है या अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है। तो आज मैं बिल्कुल ठीक कहा, बहुत से हवालों से मेरा ख्याल है बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। अब इस वक्त ज़रूरत इस है कि ईरान अमेरिका की सूरत हाल को देखते हुए अब मैं इंतज़ार करें कि जी हमने अब ये जो नवंबर के इलेक्शन के बाद हम ये खैर इसमें पोस्टरिंग हो सकती है, बयानबाजी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है आपकी इस बात में बड़ा वज़न है कि ईरान को भी अब अपना नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।